students. Today's our topic of discussion is an understanding of interference. अब देखिएगा इंटरफेरेंस जो है हमने वेव नेचर ऑफ लाइट से तो एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन हमें पता है जो हर वेव है वो एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। तो अगर हम इनको वेव ना कंसीडर करके हम पार्टिकल कंसीडर कर रहे हैं, S1 और S2 सोर्स से जो निकल रहे हैं वो पार्टिकल हैं, तो हाउ विल यू डिफाइन इंटरफेरेंस? तो एक बार इंटरफेरेंस की डेफिनेशन देखिएगा और इंटरफेरेंस होता क्या है वो देखिएगा। कंसीडर कर लीजिए कि हमने एक सोर्स ऑन कर लिया था और इस सोर्स को हमने क्या नाम दे दिया, ऐसा सोर्स कंसीडर कर लिया, और सिर्फ इस सोर्स को हमने एक चीज़ और भी कर दी है, इसको थोड़ा सा डिफाइंड और भी कर दिया है। हमने ये मान लिया है कि ये एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। अगर ये एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स है तो आप जानते हैं कि इसकी जो वेवलेंथ है वो एक ही वेवलेंथ है और वो कांस्टेंट वेवलेंथ है। इट मीन्स सिंगल वेवलेंथ है। तो आपने घरों के अंदर या कहीं भी इंडिकेटर्स में घर में जो लाइट्स होती है ना, आपको पता चल जाता है लाइट आ गई या लाइट चली गई, तो एक इंडिकेटर होता है रेड से कलर का। तो नियॉन लैंप रेड कलर की लाइट निकालता है, सोडियम लैंप जो है वो येलो कलर की लाइट निकालता है। तो अभी देखिए एक ही कलर है ना लाइट का। और अगर आप वाइट लाइट लेते हैं तो वाइट लाइट में तो आप जानते हैं कि 7 कलर्स का क्या है, वो कॉम्बिनेशन है। और इन 7 कलर्स को आप कैसे डिफाइन कर देते हैं? विप ग्योर से डिफाइन कर देते हैं। तो हमने क्या करना है, इन 7 कलर्स में से एक कलर उठा लेना है। चाहे आप रेड कलर उठाइए, चाहे आप येलो कलर उठाइए, एक कलर की लाइट लेनी है। तो मान लीजिए कि आपने एस पे ये वाली लाइट डाल दी है, यानी कि आपने क्या किया, सोडियम लैंप को ऑन कर दिया है। तो ये आपका सोडियम लैंप है। तो ठीक है, सोडियम लैंप आपने ऑन कर दिया। उसके बाद आपने क्या किया, एक डी डिस्टेंस के ऊपर, ये जो डिस्टेंस है इसको कंसीडर कर लीजिए कि हमने स्मॉल डी कंसीडर कर लिया कि ये आपके पास क्या है, आपके मेन सोर्स, या फिर आपकी ध्यान देंगे ना तो आपने कई जगह इसको स्मॉल ए से भी इंडिकेट कर रखा है कि आपके सोर्स, मेन सोर्स से, और जो आपके दो सोर्सेज है ना, आप ये देखिए दो सोर्सेज हमने कैसे जनरेट किए थे। आपने क्या किया था, एक हार्डबोर्ड ले लिया था, यानी कि पीछे एक आपने सोडियम लैंप ऑन किया, आपने एक बल्ब ऑन किया जो येलो कलर की लाइट निकाल रहा है, और उसके आगे एक हार्डबोर्ड लगा दिया और उस हार्डबोर्ड में 2 छेद कर दिए आपने। तो आपको पता है इन 2 छेदों में से ही लाइट निकलेगी। अब अगर आप यहाँ खड़े हैं, हार्डबोर्ड के राइट हैंड साइड खड़े हैं, तो आपको एस थोड़ी नज़र आ रहा है। आपको तो कौन नज़र आ रहा है, S1 और S2 नज़र आ रहा है। यू आर जस्ट सीइंग S1 एंड S2। इट मीन्स दीज आर द 2 सोर्सेज ऑफ लाइट। अब इनको लाइट कहाँ से मिल रही है, S1 S2 को? S1 और S2 को रेडिएशन कहाँ से मिल रहे हैं, ऐसे से मिल रहे हैं। तो अब देखिए हुआ क्या, हुआ ये कि S1 से आपको लाइट नज़र आ रही है, कि आ रही है ये आपकी क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में निकलते हैं। S2 से भी आपके पास आ रहे हैं। अब S1 और S2 में खासियत ये है कि ये जो निकले थे ये दोनों ऐसे से निकले थे। अगर S की वेवलेंथ लैम्डा थी, फ्रिक्वेंसी आपके पास न्यू थी, तो S1 की भी तो सेम ही रहेगी, S2 की भी तो सेम ही रहेगी। जब यहाँ पर आपके पास S से S1 की डिस्टेंस सेम है, S से S2 की डिस्टेंस सेम है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि मेरे पास 2 वेव पहुँची थी। S1 के पास क्रस्ट पहुँचा था यहाँ पे। देखिए ये वाला हिस्सा आपका क्रस्ट कहलाता है, ये वाला हिस्सा आपका ट्रफ कहलाता है। पॉजिटिव हाफ ट्रफ और नेगेटिव हाफ क्या कहलाता है, क्रस्ट। सिमिलरली यहाँ पर भी तो कुछ ऐसा ही हुआ था ना, S2 के पास भी क्या पहुंचा था, क्रस्ट पहुंचा था। तो अब ये देखिए इन दोनों के बीच में आपके पास फेज डिफरेंस कितना है। यहाँ पर भी क्रस्ट पहुंच रहा है, यहाँ पे भी क्रस्ट पहुंच रहा है, और दोनों के पास 2-2 वेव पहुंच रही है। इसका मतलब जो फेज डिफरेंस है वो तो कितना हो गया, 0 हो गया। एंगल का डिफरेंस कितना हो गया, 0 हो गया। अभी एंगल का डिफरेंस कहाँ से आ गया भाई, हम क्या करते हैं, हम एक वेव को 360 डिग्री के एंगल में डिवाइड कर लेते हैं। कैसे? जब वेव स्टार्ट हुई उसको मान लेते हो 0 डिग्री, मैक्सिमम पॉजिटिव गया तो उसको मान लेते हो 90 डिग्री, उसके बाद 0 पे दोबारा आ गए तो 180 डिग्री, यानी कि ट्रफ ख़त्म हो गया। नेगेटिव मैक्सिमम चला गया तो 270 डिग्री, और फिर अगर आप घूम फिर के वहीं 0 पर आ गए तो कितना मान लेते हो, 360 डिग्री। तो अब ये देखिएगा कि
कि जो S1 पे पहुंच रहा है और जो S2 पे पहुंच रहा है, मान लो मैंने S1 पे कह दिया कि एंगल ये पहुंच रहा है थीटा 1, और मैंने कह दिया कि S2 के ऊपर एंगल पहुंच रहा है थीटा 2, और वो भी यही है। तो इन दोनों का जब तुम डिफरेंस लोगे तो एंगल कितने का आएगा? 0 का आएगा। तो हमने यही कंसिडर कर लिया कि इनके बीच में जो एंगल का डिफरेंस है वो कितना है? 0 है। तो अब देखिए, हम यहाँ खड़े हैं और हम इस तरीके से खड़े हैं कि जो आपका S1 और S2 ये जो छेद किए थे ना कार्डबोर्ड में, आप कुछ इस तरह से खड़े हैं O पॉइंट के ऊपर कि S2 से भी आपका डिस्टेंस उतना ही है और S1 से भी आपका डिस्टेंस उतना ही है। जब आपने डिस्टेंस सेम रखा है तो अगर S2 आपको यहाँ पर क्रस्ट पहुँचा रहा है तो S1 भी क्या पहुँचाएगा आपको? यहाँ पे क्रस्ट ही तो पहुँचाएगा। तो यहाँ पर ये भी क्रस्ट पहुँच रहा है आपका, ये भी क्रस्ट पहुँच रहा है, और क्रस्ट के ऊपर अगर क्रस्ट आपका फोल्ड कर जाता है, सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि एम्पलीट्यूड में एम्पलीट्यूड क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। भाई अगर क्रस्ट का एम्पलीट्यूड तुम नेगेटिव कह रहे हो तो दूसरे क्रस्ट का एम्पलीट्यूड भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो कितना एम्पलीट्यूड बता दोगे तुम? -2a1 बता दोगे। अब एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी में क्या रिलेशन होता है? इंटेंसिटी का मतलब है ब्राइटनेस। तो मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरे पास इसने भी A1 पहुँचा दिया, मेरे पास इसने भी A1 पहुँचा दिया विद नेगेटिव साइन। तो मेरे पास जो टोटल मिला वो कितना मिला? 2a1। तो अब आप ये कहो जी ब्राइटनेस बताओ यहाँ पे। तो ब्राइटनेस जो है वो आपकी इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी कहती है कि एम्पलीट्यूड का क्या कर दीजिएगा? स्क्वायर कर दीजिएगा। तो अगर आप एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा? 4a1 स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या नज़र आएगी? चमक नज़र आएगी, ब्राइटनेस नज़र आएगी। आपको वेव जो है यहाँ पर, अगर मैं ये कह दूँ ना कि ये A1 है, तो अगर हम एम्पलीट्यूड यहाँ पर A1 कह रहे हैं तो अगर आप यहाँ पर खड़े हैं तो अब आपको जो ब्राइटनेस है वो कितनी नज़र आएगी? वो आपको नज़र आएगी यहाँ पर 4 टाइम्स ऑफ A1 का स्क्वायर। तो ये इंटरफेरेंस है। तो मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, तो अगर आप यहाँ पे हैं, आँख लगा के देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा चमक नज़र आने वाली है। सिमिलरली थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाइए। थोड़ा सा अगर तुम ऊपर शिफ्ट हो गए तो S1 से तो तुम्हारा डिस्टेंस घट गया और S2 से तुम्हारा डिस्टेंस क्या कर गया? बढ़ गया। लेकिन S1 भी वही वेवलेंथ भेज रहा है, S2 भी वही वेवलेंथ भेज रहा है। मान लीजिए मैं आपको कह दूं कि यहाँ से जो मेरे पास पहुँचा वो पहुँचा क्रस्ट, लेकिन यहाँ से जो मेरे पास पहुँचा वो ट्रफ पहुँचा। तो अगर आप एक क्रस्ट और एक ट्रफ यानी कि एक पॉजिटिव एम्पलीट्यूड और एक नेगेटिव एम्पलीट्यूड को ऐड करेंगे तो टोटल क्या मिलेगा? 0। और एंड इंटेंसिटी कितना मिलेगा आपको? इंटेंसिटी तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है। जब एम्पलीट्यूड ही 0 है तो 0 का स्क्वायर करो तो क्या मिलेगा? 0। इट मीन्स यहाँ जब आप खड़े हैं एक्स पोजीशन के ऊपर, यू आर गेटिंग द डार्कनेस। तो अब अगर हम S1 और S2 दो सोर्सेज लेकर बैठे हैं जिनकी वेवलेंथ सेम है, जिनकी फ्रिक्वेंसी सेम है, और उनके बीच में एक जो पाथ डिफरेंस गई है, जो फेव डिफरेंस है वो 0 है, या फिर ये कह दीजिए कि उनके बीच में जो पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस है वो क्या है? कांस्टेंट है। तो हमें इस स्क्रीन के ऊपर हमारी आइज़ जो है स्क्रीन का काम करिए यहाँ पे, और इस डिस्टेंस को हम स्मॉल डी से इंडिकेट कर दें, सॉरी यहाँ पे हम इसको कैपिटल डी से इंडिकेट कर दें। तो ये कैपिटल डी जो है वो सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है। तो अगर आपने ये डिस्टेंस भी आगे पीछे कर दिया तो S1 और S2 से क्रस्ट आएगा या ट्रफ आएगा, दैट डिस्टेंस इज गोइंग टू डिफाइन इट। तो ये आपका क्या कहलाता है? इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस में क्या कर रहे हो? दो सोर्सेज ले रहे हो, कोहेरेंट सोर्सेज हैं, वेवलेंथ सेम है, फ्रिक्वेंसी सेम है, उनके बीच में जो फेस एंगल है और जो पाथ डिफरेंस है वो क्या है? आपका कांस्टेंट है। तो आपको स्क्रीन के ऊपर कहीं जो आपको ब्राइट नज़र आता है, कहीं आपको डार्क, और डार्क के बाद फिर आपको ब्राइट नज़र आ जाएगा। क्योंकि ये ब्राइट पोर्शन क्यों मिला? क्योंकि या तो ट्रफ के ऊपर ट्रफ या क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट मिल रहा है। फिर अगला पोर्शन आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पर डार्क मिल जाएगा। तो ये जो फ्रिंजेस मिल रही है ना आपको, डार्क ब्राइट,
ये जो एक पैटर्न धारीदार मिल रहा है आपको, चमक नज़र आ रही है, फिर अंधेरा हो रहा है, फिर चमक नज़र आ रही है, फिर अंधेरा हो रहा है, इसको ही क्या कहते हैं आप? इंटरफेरेंस कहते हैं। तो ये तो वेव नेचर हो गया, क्योंकि वेव में बनती हैं क्रस्ट और ट्रफ। फोटॉन्स से कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि अगर आप कह दें कि S1 ने निकाल दिया एक पार्टिकल और S2 ने भी निकाल दिया एक पार्टिकल, यहाँ पर पार्टिकल कह रहे हैं हम, यहाँ पर वेव नहीं कह रहे। तो अगर पार्टिकल निकाल रहे हो तो फिर क्या होगा? तो इसको देखिए किस तरह से समझाएंगे हम यहाँ पर, कि अगर हमने ये कह दिया कि हमारे एस सोर्स से फोटॉन्स निकल रहे हैं, पार्टिकल निकल रहे हैं, और हम ये कह दें कि आधे पार्टिकल तो निकल गए S1 में से और आधे पार्टिकल निकल गए S2 में से, तो पार्टिकल की निकाल दीजिए ना बीम्स यहाँ से। तो ये तो पार्टिकल निकल रहे हैं। तो पार्टिकल की एनर्जी कैसे दे रहे हो तुम? एच न्यू से, क्योंकि हमें पता है फोटोन की एनर्जी तो हम एच न्यू से दे रहे हैं। अगर तुम इन दोनों को जोड़ोगे तो 2h न्यू, और अगर कैंसिल आउट भी करोगे तो 0। अब ये देखिए, पार्टिकल की एनर्जी जो है इसकी एच न्यू है, इसकी एच न्यू है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो हमारे पास टोटल स्क्रीन के ऊपर जब ये दोनों पार्टिकल मिलेंगे तो दोनों की एनर्जी कितनी होनी चाहिए? 2h न्यू। तो हमारे अकॉर्डिंग तो हर बार 2h न्यू मिलेगी यहाँ पे। तो अब यहाँ से तो इंटरफेरेंस पैटर्न हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंटरफेरेंस पैटर्न तो कह रहा है कि ब्राइट मिलेगा, डार्क मिलेगा, ब्राइट मिलेगा, डार्क मिलेगा। अब पार्टिकल अगर आप छोड़ रहे हैं, इधर से भी पार्टिकल आ रहा है, इधर से भी पार्टिकल आ रहा है, अगर दोनों मिल भी गए तो आपके पास टोटल 2h नहीं होनी चाहिए, 4 टाइम्स तो फिर भी नहीं हो रही। कैंसिल आउट तो होनी ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि एच न्यू भी पार्टिकल है, एच न्यू भी पार्टिकल है, तो टोटल एनर्जी मिलके 0 थोड़ी होगी। तो टोटल एनर्जी तो 2h न्यू हो गई। इसको समझाने के लिए हमने क्या किया? इसको समझाने के लिए हमने ये किया कि जो एस से मान लीजिए कि 100 फोटोन निकल रहे हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि 50 इधर चले गए और 50 इधर चले गए। तो तब तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो यहाँ पर इस सब फिनोमिना को तो समझा ही नहीं पाएगी। हम ये कहेंगे कि जो आपके 100 फोटॉन्स निकल रहे थे, मान लीजिए कि वो एच न्यू एनर्जी के निकल रहे थे, तो यहाँ पर तो चला गया एक फोटोन का आधा हिस्सा, हाफ ऑफ एच न्यू, और इधर चला गया आपका आधा हिस्सा, हाफ ऑफ एच न्यू। अब हम इसको यहाँ से डिफाइन कर पाएंगे कि जो आपका कंजर्वेशन लॉ है, तो आप जब इंडिविजुअल फोटॉन्स को बांट रहे हैं तब ये आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम एक फोटॉन के दो हिस्से बना दें, कि अगर हम ये एज्यूम कर लें कि आपका वन फोटोन गो पार्शली इनटू ईच ऑफ द टू कंपोनेंट्स, यानी कि S1 एंड S2, ईच फोटोन देन इंटरफेयर ओनली विद इटसेल्फ, वो अपने आप के साथ ही करेगा। अब सोचिएगा कि एक फोटोन है तो वो अपने क्या करेगा? मोमेंटम को कंजर्व करने की कोशिश करेगा। तो अब सोचिए, एक मोमेंट फोटोन ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव मोमेंटम मान लिया, नीचे दूसरा नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव मान लिया, तो टोटल करोगे तो 0 आ जाएगा ना यहाँ से। तो यहाँ पर अगर आप एक फोटोन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ यहाँ पर ओबे करवाते हैं, देन यू कैन एक्सप्लेन द डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस विच यू ऑब्टेन इन द इंटरफेरेंस पैटर्न। लेकिन अगर आपने 100 फोटोन्स को 50 इधर और 50 इधर डिवाइड करवा दिए, देन यू कांट एक्सप्लेन दिस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इंटरफेरेंस को अगर हमें पार्टिकल नेचर से, वेव नेचर से तो हमें समझ में आ रहा है कि वेव नेचर में तो हम ये कह देंगे कि पी पॉइंट पे खड़े हैं तो क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट गिर गया तो हमें ब्राइटनेस मिल जाएगी, और पी पॉइंट पर अगर क्रस्ट के ऊपर ट्रफ मिल गया तो हमें डार्कनेस मिल जाएगी। लेकिन पी पॉइंट पे एक फोटोन S1 से आ रहा है, एक फोटोन S2 से आ रहा है, तो हाउ कैन यू डिफाइन और हाउ कैन यू एक्सप्लेन? तो इसको एक्सप्लेन करने का बड़ा इजी सा तरीका है। आप क्या कीजिए, एक फोटोन को आधा निकाल दीजिएगा S1 में से, आधा निकाल दीजिएगा S2 में से, ईच फोटोन देन इंटरफेरेंस ओनली विद इटसेल्फ। एक फोटोन के वो जो दो पार्ट्स निकाले हैं ना, जो मोमेंटम को भी कंजर्व रखने की कोशिश करेंगे, एनर्जी को भी कंजर्व रखने की कोशिश करेंगे, देन यू कैन एक्सप्लेन वेरी इजली द इंटरफेरेंस फिनोमिना। और इंटरफेरेंस जो आपके पास
फिनोमिना ही कहेंगे, मेथड ही कहेंगे एक तरीके से। ये जो प्रॉपर्टी है ना लाइट की इंटरफेरेंस की, तो वेव नेचर से तो क्रस्ट रफ से समझा देंगे, और फोटोन के फॉर्म में जब आप पार्टिकल की फॉर्म में समझाने लगें तो आप ये कहिए एस ने निकाले 100 फोटोन, तो आधे चले गए S1 और आधे चले गए S2 में, दैट इज़ रॉन्ग। आप ये कहिए जो 100 फोटोन थे उसके बन गए 200 फोटोन। तो 200 फोटोन में का क्या हुआ, 100 फोटोन का एक फोटोन का एक हिस्सा तो चला गया S1 में, एक चला गया S2 में, और व्हेन दे आर just we are just applying the momentum conservation law or energy conservation law, then we can easily explain the interference pattern. तो interference pattern तो photons में नहीं होता, एक ही फोटोन के दो पार्ट्स के अंदर होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो जब आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसमें यही छोटी छोटी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं, तो अगर आप बारीकियों को समझ लेंगे तो फिज़िक्स आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी।